नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा। दिनांक 11 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स लेकर के एक बार फिर से आप सभी के साथ। और आरपीएससी के सभी बड़े एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए हैं। ये करंट अफेयर्स बहुत ही विशिष्ट हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें न केवल हम करंट की बात करते हैं बल्कि इसके साथ साथ आपके सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर अप करते हुए चलते हैं, ताकि दोनों ही काम एक साथ हो सके। तो अगर आप पिछले वर्ष की पीडीएफ इसकी चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन को आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और इस पीडीएफ का लाभ उठाएं। वहां पर गुलदस्ता नाम से ये पीडीएफ अवेलेबल है, जिसको आप वहां से ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा इकाई है संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, उसके अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने सदस्यता ग्रहण की और उसे समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। तो कुल मिलाकर के 3 समितियों का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। एक है तालिबान प्रतिबंध समिति, दूसरी है आतंकवाद रोधी समिति 2022 के लिए, और तीसरी है लीबिया प्रतिबंध समिति। तो भारत 2 वर्षों के लिए 1 जनवरी 2021 से लेकर के और दिसंबर 2022 तक यहां पर जो है सदस्य के रूप में रहेगा। कुल मिलाकर के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होते हैं। और 5 अस्थायी सदस्य तो हमेशा के लिए हैं, लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनमें से 5 सदस्यों का प्रति वर्ष जो है चयन यहाँ पर किया जाता है। तो 5 नए सदस्य भी चुने गए और उनमें भारत भी सम्मिलित है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन 3 समितियों को, तालिबान प्रतिबंध समिति, तालिबान जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख संस्थान है, एक संगठन है, और आतंकवाद रोधी समिति आतंकवाद से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा करती है, जबकि लीबिया प्रतिबंध समिति नॉर्थ अफ्रीका, अर्थात जो अफ्रीका की जो नॉर्थन एरिया है उसकी एक कंट्री जो है उसके बारे में है। तो ये आपका जो मिस्र है, ठीक है, इसी के बगल में आपका यहाँ पर लीबिया है। ये भूमध्य सागर की ओर इसका एक मुंह खुलता है। इसके बगल में ट्यूनीशिया है, आप सभी जानते होंगे, जहां पर अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी 2010 में। आप सभी ने पढ़ा होगा, आईएएस एग्जाम में भी यहाँ से एक प्रश्न आया था। तो ट्यूनीशिया और जो आपका मिस्र है, इजिप्ट है, उसी के बीच में लीबिया नामक एक छोटा सा देश है। तो उस पर प्रतिबंध से संबंधित जो समिति है, इसका भी जो है यहाँ पर अध्यक्षता भारत यहाँ पर करने वाला है। दोस्तों, जब 2020 में हमको आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रतिवर्ष अध्यक्षता चेंज होती है आतंकवाद रोधी समिति की, तब भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ भी होगी। भारत ने 1 जनवरी 2021 से 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। ये 8वीं बार है जब भारत गैर स्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में सम्मिलित हुआ है। इस वर्ष जो नए सदस्य बने हैं उनमें भारत के अलावा नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको सम्मिलित हैं। रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका, ये 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की परिषद के स्थायी सदस्य हैं और जो वीटो पावर धारण करते हैं, अर्थात यदि इनमें से किसी भी सदस्य द्वारा किसी मुद्दे पर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाए तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है, उसे पास नहीं किया जा सकता। और भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है कि उसे भी स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा लगातार नियुक्तियां की जा रही है और इसी क्रम में एक और जो है भारतवंशियों की नियुक्ति हुई है। दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में सुमोना गुहा को यहां पर नामित किया गया है। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने कल 2 नियुक्तियां की। पहला भारतीय अमेरिकी सुमोना गुहा को दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक बनाया और दूसरा तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक बनाया। तो सुमोना गुहा की बात करें, वे बिडेन हैरिस कैंपेन पर दक्षिण एशियाई विदेश नीति के कार्यकारी समूह के सह अध्यक्ष रहे थे और स्टेट डिपार्टमेंट एजेंसी की संक्रमण की समीक्षा टीम में भी काम कर रहे थे। सुमोना गुहा ने अल्ब्राइट स्टोन ब्रिज ग्रुप में उपाध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में वो कार्यरत हैं और इससे पहले वो विदेश विभाग के अधिकारी के रूप में और बाद में राज्य के नीति नियोजन कर्मचारियों के सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसी तरह से ओबामा बिडेन प्रशासन के दौरान तरुण छाबड़ा ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक योजना के निदेशक के रूप में और मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के निदेशक के रूप में भी काम किया है। तो सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा की नियुक्ति की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रेलवे लगातार उन्नतीकरण की ओर बढ़ रहा है और आपने देखा किस तरह से हाल ही में फ्रेट कॉरिडोर्स और इनको लॉन्च किया गया। इसी तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग, जिस तरह से हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना है, उसी तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग भी है जो हमारे बड़े 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है रेलवे मार्ग के द्वारा। उस पर हाल ही में
जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी चलाने में सफलता हासिल हुई है और अब यहाँ पर जो है 130 किलोमीटर से भी अधिक रफ्तार से रेलगाड़ियां चलेगी। तो 1612 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में से 1280 किलोमीटर लंबा जो रेल मार्ग है उस पर अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ये ट्रेनें चलेगी। केवल एक छोटा सा हिस्सा है जिसको विजयवाड़ा दुआड़ा रेलखंड बोला जाता है, उसको जो है उस पर ये नहीं चलेगी क्योंकि वहां पर अभी जो है सिग्नल प्रणाली को उन्नत करने का काम किया जा रहा है। बहुत से काम किए हैं सरकार ने तब जाकर के ये हो पाया है, जैसे कि भारी रेल पटरियों को बिछाने का काम, 260 मीटर लंबे वेल्डिंग रेल पैनल स्थापित करने और पटरियों के घुमाव में जो गलतियां थी उनको दूर किया गया है। आपने देखा होगा दोस्तों पिछले कुछ समय से रेलवे की दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है और यह सब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नतीकरण से ही संभव हो सका है। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद जो कि एक्रेडिशन का काम करती है, इसको नैक कहा जाता है, ठीक है। तो नैक जो है उसके द्वारा हाल ही में पहली बार किसी मुक्त विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड देते हुए A++ ग्रेड देते हुए मान्यता प्रदान की गई है और उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। देश की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लगभग 30 लाख से भी अधिक बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है और उसे अब जो है A++ ग्रेड दिया गया है। इसके साथ ही इग्नू नैक से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला मुक्त उच्च शिक्षण संस्थान बन गया है। इग्नू को ग्रेड मिलने के बाद 30 लाख पंजीकृत छात्र इसका लाभ पा पाएंगे। नेक ने हाल ही में दूरस्थ शिक्षण देने वाले शैक्षणिक संस्थानों को भी नियम बनाए थे और 7 मानकों के आधार पर इग्नू का चयन यहाँ पर सबसे पहले किया गया है। तो मैं तो इग्नू का स्टूडेंट रहा हूँ और आप में से भी कई छात्र इग्नू से पढ़ते होंगे। सबसे बेहतरीन मटेरियल के लिए इग्नू जाना जाता है। हालांकि इसका मटेरियल वो थोड़ा टफ लेवल का होता है, लेकिन देखा जाए तो आज भी बड़े बड़े IAS से लेकर के अलग जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी करने वाले छात्र इसे प्रेफर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा सेना को सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत से उपकरण बनाए जाते हैं और इसी क्रम में हिमतापक नामक एक यंत्र बनाया गया है जो कि एक स्पेस हीटिंग डिवाइस है। स्पेस हीटिंग डिवाइस किसी रूम को गर्म करने के लिए काम आती है। दरअसल दोस्तों अभी तक जो परंपरागत रूप से हीटिंग डिवाइस यूज की जाती रही है लद्दाख जैसे ठंडे क्षेत्रों में, उसको बोलते हैं बुखारी। तो ये मैंने काफ़ी यूज भी की है अपने लद्दाख प्रवास के दौरान 2 साल। तो वहाँ पर दोस्तों एक इस तरह की एक ये डिवाइस होती है, एक टैंक सा बना होता है, ठीक है, जैसे टंकी सी, उसको एक कनेक्टर से जोड़ा जाता है और ये एक तेल के टैंक से जुड़ा रहता है और इसमें से एक पाइप जो है बाहर की ओर निकला होता है जो धुआं को बाहर निकालता है। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ से तेल का रिसाव इस बुखारी में होता है और इसको फिर जलाया जाता है, लेकिन कई बार कार्बन की वजह से ये बुखारी चोक हो जाती है और उसकी वजह से बैक ब्लास्ट हो जाता है, या फिर अगर ये कम ऑक्सीजन में जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की समस्या भी हो जाती है। इसीलिए अब जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस जो है उसने सियाचिन और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए हिमतापक नामक ये नई स्पेस हीटिंग डिवाइस बनाई है और पुराने इस डिवाइस में परिवर्तन करते हुए, क्योंकि ये डिवाइस लगभग 12 घंटे में 10 से लेकर के 12 लीटर तक जो है कैरोसिन का उपयोग करती है जो पर्यावरण के लिए भी प्रदूषणकारी है, लेकिन ये जो नया हीटिंग डिवाइस है जिसको हिमतापक नाम दिया गया है वो कम ऊर्जा उपयोग के माध्यम से अधिक लाभ देने वाला है और जो हमारे जवान हैं उनको बैक ब्लास्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जैसी चीजों से भी बचाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर जैसे कि लद्दाख जैसे क्षेत्र है या फिर जो 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर अक्सर तापमान, जैसे लेह का भी आप देखें तो 9,000 फीट लेह की ऊंचाई है, ठीक है। मैंने जहां काम किया वहां पर लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई थी और आपके सियाचिन क्षेत्र में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई होती है। और अगर हम बात करें एवरेस्ट की तो ये लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो अलग अलग ऊंचाइयां हैं। 14,000 फीट ऊंचाई काफी ज्यादा होती है और वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी कम हो जाती है। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होना भी एक सामान्य बात है जिससे काफी हमारे जवानों को नुकसान होता है। सेना और ITBP के लिए जो नए आवास है उनमें इनको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा DRDO ने अलोकल नामक एक क्रीम भी तैयार की है जो फ्रोस्ट ब्राइट और चिल ब्लेन्स और ठंड की वजह से लगने वाली चोटों को रोकने में मदद करती है। चिल ब्लेन एक ऐसी समस्या है जिसमें अंगुलियां गलने लगती है जो जवान होते हैं उनकी। फ्रोस्ट ब्राइट में भी आप जब कभी किसी लोहे की ठंडी चीज को छूते हैं तब आपको फ्रोस्ट ब्राइट जैसी समस्याएं हो जाती है, अंगुलियां लाल पड़ के और गलने लगता है, मांस गलने लगता है और उसके बाद में उन अंगों को काटना पड़ता है। तो ये बहुत सी समस्याओं का सामना जो है
जवानों को वहाँ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जवान वहाँ टिके रहते हैं और यही जोश जो है वो देश को बचाए रखता है हमारे दुश्मनों से। चलिए, तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का अंक जिस पर मैंने आपसे चर्चा की डिटेल में। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, बेहतरीन करंट अफेयर्स अच्छी डिटेल के साथ आपको यहाँ मिलते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आज ही। आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर जरूर जाएं, वहां पर बेहतरीन मैटर बहुत ही कम दामों में आपके लिए अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसका लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।